अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। अप्रैल की आज 2 तारीख साल है 2023। रमज़ान मुबारक की है 11 तारीख और देसी महीने चेत दी है आज 20 तारीख। आज के व्लॉग में मैंने आपको हमेशा की तरह पहले तो पेंशनर्स जो पाकिस्तान रेलवेज़ के 1,35,000 हैं वो बड़े परेशान हैं कि उनकी पेंशन का अभी तक कुछ पता नहीं है। 2 तारीख के बावजूद ये पेंशन कब मिलेगी, इस वक्त हालात क्या है रेलवे के और हुआ क्या है, ये तो बताना है। दूसरा, पाकिस्तान की तारीख में 1965 के बाद आज 35.4% का CPI इन्फ्लेशन रेट हुआ है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 35.4% पे पहुंचा है, जो 1965 के बाद जो है वो हुआ है। तो ये तकरीबन 58 साल के बाद ये वाक़या हुआ है। इसकी वजह क्या है, कौन क्या कर रहा है और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और IMF क्या कंडीशन लगा रहा है, ये थोड़ा सा आपको मकसद इकॉनमी समझाना है, लेक्चर देना नहीं है, लेकिन आम अंदाज में, आम फहम अंदाज में पाकिस्तान के हालात बताना है, जिसकी वजह से पेंशन भी लेट हो रही है, बाकी चीज़ें भी। और दूसरा, मैंने आपको एक बात ये बतानी है कि ये CPI जो इन्फ्लेशन जिसकी मैंने बात की है, कंज्यूमर प्राइस सार्विक इन्फ्लेशन, ये CPI होता क्या, कैसे बनता है, थोड़ा सा आपको ये समझाना भी है और महंगाई के बारे में भी आपको बताना है। और IMF से जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी ज़र मुबादला के ज़खायर जो इस वक्त कम है, और ये असल में प्लेयर कौन है जो ये कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। तो आगाज़ करते हैं हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन से, महंगाई से। CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जैसे मैंने कहा 35.4% पे है, तो इसमें ये होता क्या है, होता ये है कि इसमें फूड और नॉन फूड इन्फ्लेशन होती है, यानी अशिया खुराक होती हैं और जो अशिया खुराक से हटके चीज़ें होती हैं वो होती हैं। अशिया खुराक में जो इसमें 100% जो इन्फ्लेशन है, उसके अंदर जो हिस्सा होता है, जो मसलन आपके घर में रहते हैं तो आपका 37.47% जो है वो आप खर्च करते हैं अपनी अशिया खुराक के ऊपर, और 62.53% जो है वो नॉन फूड इन्फ्लेशन होती है। पर नॉन फूड में आपके घर का किराया भी है, आपके यूटिलिटी बिल्स भी हैं, बिजली गैस पानी के बिल भी हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी, आपकी हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा भी है बच्चों का, आपके आने जाने के शादी गमी के तमाम अखराजात जो हैं वो नॉन फूड इन्फ्लेशन के ज़ुमरे में आते हैं। तो उसका हिस्सा होता है 62.53%। अब इस सारी फूड और नॉन फूड इन्फ्लेशन के जो आज फिगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और वफाकी दायरा शुमारियात ने दिए हैं, वो बड़े हैरानकुन है। वो ये है कि अर्बन इन्फ्लेशन जो है वो 33% है इस वक्त, पिछले साल के मुकाबले में बात हो रही है। पिछले साल के मार्च की इन्फ्लेशन की बात हो रही है, पिछले साल मार्च 2022 से। और रूरल में यानी देही इलाकों में आप हैरान होंगे कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 38.9% है, 39% समझे। तो ये अर्बन में कम है और रूरल में ज़्यादा है। अब बात सिगरेट जो पिछले साल के अब एक महीने में क्या हुआ है, पहले वो भी आपको पिछले थोड़ी सी पेश कर दूँ। सिगरेट जो है वो 61.3% महंगे हुए हैं। माचिस की जो डब्बी है, जो माचिस हम दिया सलाई जलाते हैं, वो 40% महंगी हुई है पिछले महीने के मुकाबले में। सूती कपड़ा जो कॉटन का कपड़ा है 30% महंगा हुआ है। फ्रूट्स 22% महंगे हुए हैं। आटा 15.35% महंगा हुआ है। चीनी 13.2% महंगी हुई है। चाय 14.2% महंगी हुई है। और जो मशरूबात है रमज़ान मुबारक का, तो 12% इन कंपनियों ने, इनके बनाने वालों ने ये भी महंगे कर दिए हैं। आटा की तकसीम इस वक्त पंजाब में जारी है। अब मसला ये है कि हुकूमत अपने तौर पे जो करना चाहती है वो करती है। उसने मुफ्त आटे की जो स्कीम चलाई है वो पहली बार है। इसमें लोगों का ख्याल है कि कोई 12-14 बंदे उसमें स्टैम्पेड में मर गए आटे में, लेकिन हुकूमत पंजाब के तर्जुमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो 3 बंदे तो मरे हैं स्टैम्पेड की वजह से, बाकी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से या अपने दीगर मसाइल की वजह से फौत हुए। लेकिन बहरहाल इंसानी जानें तो गई हैं ना, इसमें तो किसी को शक नहीं है। लेकिन यार मुझे एक बात बताएं, क्या 10 किलो के आटे के थैले के ऊपर लिखा हुआ कि तुमने इसके नीचे आके मरना है? यानी हमें कतार लगाने की एक आदत ही नहीं है। हमने, मेरे ख्याल जो बच्चे स्कूल में गए हैं वो स्कूल में उन्होंने आखिरी बार कतार लगाई, उसके बाद फिर उन्होंने भाग गए, प्राइमरी से भाग गए या फिर मैट्रिक से भाग गए, तो उसके बाद में कतार लगाने का कल्चर कभी देखा ही नहीं। तो ये कतार लगाना क्या, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है? अब खुद इंसाफ करें ना। ये बातें हमें फेक न्यूज़ ने तबाही मचा दी है। अभी कल एक अप्रैल फूल के तौर पे खबर चल रही थी, हालांकि हुकूमत ने पेट्रोलियम की प्राइसेस बरकरार रखी हैं अगले 15 दिन के लिए, लेकिन एक फेक न्यूज़ चल रही थी अप्रैल फूल के तौर पे कि जी डीज़ल 30 रुपये महंगा हो गया है, पेट्रोल 27 रुपये महंगा हो गया है, और नोटिफिकेशन बना के सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाएं, ये ना करें, ये पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इसका ना हिस्सा बने, ना इस किस्म की कोई कोशिश करें, तो इसको मना करना चाहिए। किताबें जो है वो पिछले साल के मुकाबले में, जो टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, वो 74% महंगी हुई है। ये हुकूमत के लिए भी एक जो है वो चेतावनी है, ये एक अलार्मिंग चीज़ है, इसको देखना चाहिए।
और जो एसपी इन्फ्लेशन है, अब एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है, ये जो मैंने आपको बताया ना फूड और नॉन फूड, एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में जो इस्तेमाल की अशिया होती हैं 53 अशिया, घी, चीनी, आटा और जो बिजली, गैस, पानी के बिल होते हैं वो शामिल करके तो 53 अशिया पे ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बनता है। तो उसका रेट इस वक्त 40.4% है। तो पहली महंगाई जो 35.4% थी ना CPI, अब ये यहाँ पे सेंसिटिव में जाके बढ़ जाती है 40.4%। तो रिकॉर्ड महंगाई है, लोगों की बस से बाहर चीज़ें हैं। आटा 70% महंगा हुआ पिछले साल के मुकाबले में। दाल चना 54% महंगी हुई है। इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि असल में हुआ क्या। अच्छा, ये तो नहीं महंगाई की सूरत हाल। अब इस महंगाई की जो मुहर्रिकात है वो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इकनॉमिकली, यानी इकॉनमी क्या कहती है। इकॉनमी ये कहती है कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो बढ़ के जो हो गया है वो 289.90 को टच किया उसने, और उसके बाद वो नीचे भी थोड़ा सा आया है, थोड़ी सी उसकी कीमत गिरी भी है। मैंने अभी एक्सचेंज रेट पे अपना ये किया था स्टेट बैंक से पता, तो वो बता रहे थे कि पिछले जो मैं आपको अभी कोट कर देता हूँ, शायद कहीं से मैंने लिखा था, मिलता है तो मैं बता देता हूँ आपको। बहरहाल असल सूरत हाल ये है कि IMF कह रहा है कि हमें गारंटियाँ दो कि आपको अगले साल यानी 2023 के साल जुलाई से जो शुरू होगा 23-24, उसमें आप $7 अरब का बंदोबस्त कैसे करें। यानी $7 अरब के लिए वो कह रहा है कि आप सऊदी अरब को कहें, आप मुत्तहिदा अरब अमारात को कहें, आप चीन को कहें, आप तुर्की को कहें, आप कतर को कहें कि वो गारंटी करें। यानी 23 करोड़ के मुल्क के अवाम की जो 130 मिलियन एक्टर फीट पानी स्वीट वाटर का दरियाओं में मालिक है, उसको कहते हैं कि $7 अरब की, सिर्फ $7 अरब की गारंटियाँ मांग रही हैं। तो IMF जो है वो $6.5 अरब का जो पैकेज चल रहा है उसमें से 1.1 अरब, $10 अरब, 1.10 करोड़ डॉलर हमें देगा। तो ये गारंटियाँ मांग रहा है। उसके लिए फिर वो पैरामीटर मुकर्रर कर रहे हैं कि आपका खसारा नहीं होना चाहिए, आप 7400 अरब रुपए का टैक्स जून तक पूरा करके दें, टैक्स लगाएं, जो मर्ज़ी करें वो दें। और इसके लिए अब आप सूरत हाल देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 9 अरब 82 करोड़ डॉलर के पाकिस्तान के पास ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर हैं। उसमें जो सरकारी है वो है 4 अरब 24 करोड़ डॉलर, और जो प्राइवेट है 5 अरब 57 करोड़ डॉलर, यानी सरकारी से ज़्यादा। अब चीन ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए हैं, अब रह गया तकरीबन कोई $3.5 अरब का गैप। पाकिस्तान के आम लोगों के, इसमें बड़े सनतकार भी हैं, बड़े कारोबारी लोग भी हैं, उनके पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों में 5 अरब 57 करोड़ डॉलर पड़े हैं। तो क्या यार तुम पाकिस्तानी नहीं हो? पाकिस्तान एड़ियाँ रगड़ रहा है, गरीब मर रहे हैं ट्रकों की लाइनों में, तो क्या तुम अपने इस पैसों को स्टेट बैंक के सामने सरेंडर नहीं कर सकते? सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। सिर्फ ये क्या, तुम या तो तुम डिक्लेयर करो कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम कहीं नरेंद्र मोदी के देश से आए हो, तो खुदा का खौफ है। पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है, किसी हुकूमत का मसला नहीं है। इमरान खान साहब ने, अब मैं कहूँगा तो वो सियासी बात हो जाती है, मैं सियासत को इस वक्त इन्वॉल्व नहीं कर सकता, कभी मैं सियासी व्लॉग भी करूँगा। आपको फैक्ट्स बताए थे कि 5 बरूदी सुरंगें इमरान खान लगा के गए हैं, ये खमियाजा भुगता जा रहा है। क्या ऐसे करते हैं कि अपनी सियासत के लिए इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को स्टेक पे लगा दें? इट्स अनफॉर्चुनेट। और जो PDM की गवर्नमेंट कर रही है, अब ये भी देखें ना, ये उनसे रेगुलेट क्यों नहीं कर रहे? मलक बोस्तान है, आपको ऐसे ही चलते हुए बता दूँ, मलक बोस्तान है पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर, यानी ये जो ज़र-ए-मुबादला का काम करते हैं, डॉलर का काम का एक्सचेंज कंपनी है, ये उनके सदर है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान को हर महीने $1 अरब का दे देंगे। तो करें क्या? पाकिस्तान की हुकूमत ये करे कि वो हमें पूछे ना, $15,000 तक कोई ले या दे, उसका ID कार्ड नंबर ना मांगे। तो ID कार्ड नंबर ना मांगे तो ये सारे का सारा जो पैसा होगा वो IMF कैसे मानेगा कि यार तुमने ये फ्री फ्लोट कर दिया है और ये तुम क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, कई मुल्कों में ये बात चल रही है, लेकिन वहाँ पे रेगुलेशन बहुत मजबूत है, यहाँ पे तो नहीं है। पाकिस्तान नई मुसीबत में फंस जाएगा बोस्तान साहब, ये नहीं हो सकता। आपको पता है कि $5-4 अरब तो लोगों के बेडरूम के जो बेड हैं उनके नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट, FIA, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इतनी ताकतवर हैं, वो इंडिया को उन्होंने नाको चने चबवाए हुए हैं, तो क्या ये इन लोगों का पता नहीं चला सकती? इनका पता लगाएं और इनके बेडरूमों को खाली कर दें डॉलरों से, पाकिस्तान 2 मिनट में समझ जाएगा। और दूसरा ये कि जिनके डॉलर बैंकों में कमर्शियल बैंक पड़े हैं, तो यार वो दे दें, 290 रुपये कम रेट है, 290 रुपये में सरेंडर करके पाकिस्तान को बेल आउट करें,
क्यों गैरों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये अब मैं आता हूँ आपकी पेंशन की तरफ। सबसे पहले तो ये कि कोहाट के एक पेंशनर है, मोहम्मद शाह नाम है उनका, पेशावर डिवीजन से ताल्लुक़ है। 2 महीने से उनको पेंशन नहीं मिली। वजह ये थी कि उन्होंने बैंक में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया था। अब जमा हो गया है। इस सिलसिले में मैंने मेंबर फाइनेंस रेलवे तारक नूर साहब से रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने वादा किया है कि वो इसका ये काम करवाएंगे और जो पेंशन मिलेगी वो उनमें मिलेगी। अब दूसरी बात ये है कि आपके साथ हुआ क्या है, मैं वो आपको बताऊंगा कि आपको पेंशन कब मिलनी है। मेरी मेंबर फाइनेंस साहब से और जो वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की कोशिशों का मुझे बड़ा इल्म है। वज़ारत ख़ज़ाना से भी मैंने बात की है। मकसद ये है कि रेलवे को इस महीने एक डज पड़ी 30 करोड़ रुपए की। 30 करोड़ रुपए रेलवे के खाते से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने एट्स और डिडक्ट कर लिए, काट लिए हैं विद होल्डिंग टैक्स में। कि रेलवे ने विद होल्डिंग टैक्स जो ठेकेदारों को ट्रेनें दी थी उसमें खुद काट लिया, लेकिन FBR को जमा नहीं कराया था। अब का नहीं है, पिछले दौर का है। तो वो पैसे उन्होंने एट सोर्स काट दिए। उनका हमने अपना रेवेन्यू टारगेट पूरे करने, IMF कह रहा है पैसे लाओ, तो हमने उन्होंने काट लिए। पाकिस्तान रेलवे के पास इस वक्त जो रमज़ान मुबारक है आधी खाली ट्रेनें चल रही हैं। और पाकिस्तान में जो इस वक्त इक़्तिसादी बहरान, उसी वजह से फ्रेट सेक्टर तो पहले ही बैठा हुआ है। 60% फ्रेट कम चल रही है, तो आमदनी वो भी रुकी हुई है। अगर ये दोनों फैक्टर ना हो तो पाकिस्तान रेलवे कम से कम ऑपरेशन लॉस से अब तक निकल चुका होता, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। 30 करोड़ का ये गैप पड़ गया और बाकी। लेकिन पाकिस्तान रेलवेज़ के मेंबर फाइनेंस ने 3 अरब और 30 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिक्वेस्ट डाली है वहाँ पे पेंशन के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को। अब पिछले दिनों आपने खबर एक सुनी होगी कि पेंशन के पैसे जो थे 609 अरब रुपए, वो तो 12 महीने के बजाय 9 महीने में ख़त्म हो गए साल के बजट के। ये बात नहीं है। पाकिस्तान रेलवे का उस पेंशन बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पाकिस्तान रेलवे की अपनी ग्रांट है सालाना, जो पार्लियामेंट ने मंजूर की है 48 अरब रुपए। कि उस 48 अरब रुपए की किस्तें जो है, पहले जो 6 महीने होते हैं वो 45% मिलते हैं और आखिरी 6 महीने में 55% मिलता है। तो आखिरी 6 महीने चल रहे हैं, तो 3 अरब 30 करोड़ रुपए से ज़ायद की किस्त है जो पाकिस्तान रेलवे ने जमा करानी है। अब हुआ ये है कि मेंबर फाइनेंस से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो पिछला हफ्ता ख़त्म होने वाला जुमे के रोज़ उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वज़ारत ख़ज़ाना पैसे रिलीज़ कर दे, लेकिन पैसे उनके पास नहीं थे तो रिलीज़ नहीं किए। अब कल पीर के रोज़ दोबारा कोशिश शुरू होगी और उस कोशिश के बाद जो है वो आपके पैसे रिलीज़ होंगे। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंटीमेशन जाएगी, फिर वहाँ से अथॉरिटी इशू होगी, फिर रेलवे के चेक बनेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर पैसे कल रिलीज़ हो जाते हैं या मंगल को रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर आपको इस हफ्ते के आखिर में जुमे तक या हफ्ते तक पेंशन मिलेगी। और साथ में यार एक और बात भी फिर मैं आपको अगला भी बताता हूँ कि मुझे बताएं कि 60-65 हज़ार मुलाजमीन हैं पाकिस्तान रेलवे के, वो मायूस क्यों बैठे हैं। आपकी ट्रेनें जो हैं, मुसाफिर ट्रेनें, वो 15-20% प्रॉफिट में चल रही हैं। आपने फ्रेट सेक्टर को उठाना है। गाहक अब जो शेड है जहाँ पे डीजल की चोरी तो रोके, जो मुलाजमीन नंबर टांग के निकल जाते हैं वर्कशॉपों के अंदर, उनको तो ना जाना चाहिए। और यार बैठे तो सही, आप 65 हज़ार आदमी हैं, आप अपने इदारे को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, आप खुद बढ़े आगे। खाली ख्वाजा साद रफ़ीक क्या कर लेगा, खाली मदरसा साहब जो चेयरमैन है वो क्या कर लेंगे, जो रेलवे के अफसर हैं वो क्या कर लेंगे, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, अच्छे जो हैं वो क्या कर लेंगे जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे, बाजू बने उनके। और जो TLA हैं, सिर्फ TLA बेचारे काम कर रहे हैं वहाँ वॉशिंग लाइन से ले के वर्कशॉपों तक और वहाँ पे ट्रैक की जो है वो सारी वो मेंटेनेंस तक। और तो ये क्या है, आप लोग जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं वो भी तो आगे बढ़ें, अपने महकमे को खुद बचाएं और कम से कम ट्रेनों को बर वक्त तो पहुँचाएँ ना। कम चल रही है तो बर वक्त 22 घंटे, अगर कराची से लाहौर का टाइम है तो 22 घंटे मिल रही है। ये ट्रैक तो आपका है, वहाँ कौन सा कोई सिग्नल बंद है, वहाँ कौन सी ट्रैफिक सड़क पर फंसी हुई है कि आप लेट होते हैं। आप अपने सिस्टम को ठीक करें ताकि आपकी आमदनी भी बढ़े, लोगों का रेलवे पर एतमाद बहाल हो। और रेलवे की बहाली कौम की खुशहाली है, ये एक नारा बड़ा वैलिड नारा है। और मैं आपको ये बताऊँ, खुशखबरी है आपके लिए ये पेंशन के हवाले से और सैलरी के हवाले से। सैलरी अभी नहीं आई हैं, आ जाएंगी। अगली पेंशन और सैलरी जो है वो इसका फ़ैसला हो गया है। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो उनको दुआएं दिया करें। देखिए ये सियासत अपनी जगह पे होती चीज़ें, बाकी और चीज़ें अपनी जगह पे हैं। वो बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और मुझे वज़ारत रेलवे के लोगों ने बताया है, मेंबर फाइनेंस ने भी बताया और वज़ारत ख़ज़ाना वालों ने बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने हमारा नाक में दम किया हुआ है कि आप जल्दी ईद से पहले आपको दूसरी पेंशन भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। ये फ़ैसला हो चुका है। इसके लिए वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट करेगी। ये अब तक का वादा उन्होंने किया है कि हम करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के लोग कहते हैं हमारा नाम ना लिया करें, नहीं लेता, लेकिन ये है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है
इस जो हफ्ता काल शुरू हो रहा है उसके आखिर तक इंशाल्लाह पेंशन आपको मार्च की मिल जाएगी, और जो अप्रैल की पेंशन इससे पहले मिलनी है वो भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मेरे लिए दुआ किया करें। और मेरे साथ हैं मुबशर यासीन कैमरामैन, मैं इनका भी मशकूर हूँ कि हमेशा वीलॉग में आपकी दुआएं इनके लिए भी होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में दोबारा हाज़िर हूँ।